Hi guys, welcome back to Curious Affairs. And this particular video is going to be about how to write answer for mains. अब अगर आप इस साल मेंस लिखने वाले हो तो भी आपके लिए दिस विल बी वेरी यूजफुल. इफ यू आर गोइंग टू राइट मेंस नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर या आपका 5 ईयर प्लान है, एनीवेज इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू. तो एज अ कैंडिडेट, एज एन एस्पिरेंट, यू शुड नो व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट अ मेंस आंसर. कई लोगों का क्या होता है ना कि प्रिपरेशन के टाइम पे दे सी द सिलेबस. इसके अलावा दे ऑल्सो सी हाउ टू गो अबाउट द सिलेबस, कंप्लीट भी हो जाता है, बट दे डू नॉट हैव प्रैक्टिस फॉर द आंसर राइटिंग. अब आप ये समझो कि दे आर नॉट मेकिंग यू सिट देयर एंड आपसे बात नहीं कर रहे हैं कि बताइए ये गिनी कोफिशिएंट क्या है या फिर ऐसे क्या है वैसे क्या है. दे आर मेकिंग यू राइट एवरीथिंग, मेन्स में तो एटलीस्ट. सो व्हेन दे आर मेकिंग यू राइट एवरीथिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस राइटिंग प्रोसेस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो लिखने का काम है ना आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. और ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसकी प्रैक्टिस हमें करते रहना पड़ेगा. And this practice is what will bring you closer to your goal of clearing this particular exam with a good rank. Now if we talk about what do you mean by this mains का आंसर राइटिंग पोर्शन, तो सिलेबस में हमने देखा था कि 3 स्टेजेस हैं, ठीक है, प्री है, मेंस है. अब यहाँ पे जो आपका मेंस है, इसके अंदर आपके कई सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स है जिसके अंदर यू हैव टू राइट ऐसे टाइप क्वेश्चंस. ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि हाँ ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखने होते हैं, ये आपको नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं. नाउ अगेन आई रिपीट इट वेरी ऑफन, हर वीडियो में शायद मैंने शुरुआत में सबसे पहले यही बोला होगा. आई हैव मेड अ वीडियो ऑन सिलेबस. यू कैन इधर वॉच इट. आपको नहीं देखना आप बिल्कुल मत देखो. मज़े से बैठ के एक PDF नोटिफिकेशन की डाउनलोड करो और इस नोटिफिकेशन को प्रिंट करो और अच्छी तरह पढ़ो. आफ्टर दैट यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको यहीं पे ही मिल जाएंगी. राइट नाउ लेट्स बिगिन विद हाउ टू राइट एन आंसर फॉर मेंस. इसके अंदर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट एन आंसर. राइट कई सारे तरीके हो सकते हैं, कई सारी अप्रोचेस हो सकती है, कई लोग लिखते भी हैं, बट व्हाट इज दिस करेक्ट वे. देन वी विल टॉक अबाउट हाउ टू मेक इट इफेक्टिव. क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव है, आपके लिए जो सही होगा वो शायद मेरे लिए थोड़ा सा सही ना हो, जो मेरे लिए सही होगा क्या पता आपके लिए वो सही हो. तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सब्जेक्टिव. तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या एक गुड आंसर है और क्या एक ग्रेट आंसर है, कि जिसको देख के बिल्कुल ऐसा लगे अरे बाप रे मतलब मज़ा ही आ गया, क्या लिख दिया है. राइट एंड वॉट नॉट टू राइट. हर कोई इस चीज़ पे फोकस करता है कि वॉट टू राइट, बट नो बडी फोकसेज ऑन इट कि वॉट नॉट टू राइट. राइट शुरुआत में ही ना एक काम करते हैं, ऑथेंटिसिटी डेवलप करते हैं और बात करते हैं कि यूपीएससी ने ही आपको क्या बोल दिया है. आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आपके लिए यूपीएससी ठीक कर देते हैं, बट हम उन चीज़ों को देखते ही नहीं है. अब यू नोटिफिकेशन से मैंने ये पर्टिकुलर पैराग्राफ निकाला हुआ है आपके लिए. दिस इज़ फ्रॉम माई फर्स्ट वीडियो विच वॉज अबाउट द सिलेबस ऑफ यूपीएससी प्री एंड मेन्स. यहीं पे उन्होंने बोल दिया है कि देखिए, इफ अ कैंडिडेट्स राइटिंग इज नॉट easily legible, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him. अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि हैंड राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट इन्होंने पहले ही कह दिया कि हैंड राइटिंग अगर आपकी लेजिबल नहीं हुई, हमें समझ ही नहीं आ रही है भैया, तो हम नंबर नहीं देंगे, हम काट लेंगे उसमें से जो भी आपको मार्क्स मिले होंगे. तो राइट नीट एंड क्लीन, ये तो आपका बेसिक है. वी आर नॉट इन क्लास 11th-12th एनी मोर. हमें वहाँ पर मक्खी मच्छर नहीं मारने हैं. वी हैव टू राइट क्लियरली सो दैट द एग्जामिनर एटलीस्ट अंडरस्टैंड्स कि आप कहना क्या चाह रहे हो. राइट दूसरी चीज़ आपके पास होगी, मार्क्स विल नॉट बी अलॉटेड फॉर सुपरफिशियल नॉलेज. वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये लग रहा है अरे भैया मेंस में कुछ मत पढ़ो, उन्होंने पूछ लिया आपसे चालुक्य किंग, आपने चालुक्य किंग को ही 3 तरीके से बोल के लिख दिया है वहाँ पे. इट विल नॉट वर्क. उन्होंने आपसे पूछा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है और आपने लिखा अरे हाँ इंडिया के अंदर इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का भी होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, वो होता है, ये होता है, सारी पॉलिटिक्स हट दी, बट जो उन्होंने पूछा था वो लिखा ही नहीं. तो दिस सुपरफिशियल नॉलेज दैट हैज़ नो लॉजिकल बेसिस, इट विल नॉट बी गिवन एनी मार्क्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. तो इसका मतलब क्या है, दे आर कॉलिंग फॉर फैक्चुअल नॉलेज. ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 2. क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्डरली, effective and exact expression combined with due economy of words in all the subjects of the examination. क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाली हमने यहाँ से. एक आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, एक आपकी इफेक्टिवनेस इंपॉर्टेंट है, एक आपका एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, एंड फाइनली आपका वर्ड्स की इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है. ऑर्डर से क्या मतलब है कि जो भी आप लिख रहे हैं उसका एक ऑर्डर होना चाहिए. अगर मैंने आपसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में पूछा है तो यू विल स्टार्ट विद कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में प्रेसिडेंट का इलेक्शन बताया गया है, ऐसे होता है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चैलेंजेस हैं और ये वे फॉरवर्ड है. अब आपने शुरू ही ऐसे किया भैया दिक्कत ये है, बीच में कहीं डाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता है, कहीं उसके बाद में डाल दिया कि अच्छा प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर ये होता है, तो दिस इज़ नॉट ऑर्डरली.
राइट? तो इसीलिए दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट यू मेक दिस पर्टिकुलर ऐसे वेरी ऑर्डरली, कि बिल्कुल पढ़ने में जिसमें मजा आ जाए कि अरे बाप रे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इस इंसान ने क्लियर कर दिया है मेरे लिए, और एग्जामिनर ऐसे खुश हो के आपको 15 में से 15 मार्क्स दे, राइट? देन यू हैव इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि जो भी आप बोलना चाह रहे हो आपने उसे इफेक्टिवली रख दिया है, कि 10 वर्ड यूज़ करने की बजाय आपने एक वर्ड यूज़ किया जो यहाँ पर यूज़ होना चाहिए था। देन यू हैव एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब जो भी आप अपने मन में सोच रहे थे, या वट एवर थिंकिंग यू हैव, या वट एवर इंटेलिजेंस यू आर एबल टू पुट दैट डाउन इन पेपर। जो भी आप सोच रहे हो, जैसी भी आपकी क्षमता है, वो सब आपने पेपर में निचोड़ दिया है। देन फाइनल यू हैव इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। जितने वर्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं, 150 वर्ड्स हैं, तो इन 150 वर्ड्स में आप कैसे अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। आपने इन 150 वर्ड्स को कैसे यूज़ किया है, दैट मैटर्स अ लॉट। Then we are going to come to the third point. In this question papers, wherever required, SI units will be used. ठीक है, हमारे लिए नहीं है. Indian numerals will be used. ये चीज़ भी आप ध्यान रखो. देन मीन्स आंसर राइटिंग आपको पता ही होना चाहिए कौन कौन से पेपर है, एक बार सिलेबस पढ़िए अगर आपको नहीं पता है तो, कि भैया लिखना ही क्या है, क्योंकि देर इज अ स्टेप टू बी फॉलोड, राइट? देन डिफरेंट येट डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। इस चीज़ को ना अपने वर्क स्टेशन के सामने लिख लो, हाथ पे टैटू करा लो, आई डू नॉट केयर बट यू नीड टू रिमेंबर दिस। वट एवर आंसर यू आर राइटिंग ना, इट हैज़ टू बी मल्टी डायमेंशनल। कहने का मतलब क्या है, मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है? अगर आपको पता है कि ये पेपर मेरा पॉलिटी में, ये क्वेश्चन मेरा पॉलिटी से आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि खाली पॉलिटी घुसे जाओगे, बिल्कुल ऐसा खाली पॉलिटी के बारे में बात करनी है, नहीं। इफ़ यू फील लाइक कि दिस पर्टिकुलर पॉलिटी का जो क्वेश्चन है कैन ऑल्सो हैव एन इकोनॉमिकल अप्रोच, देयर कैन ऑल्सो बी अ डिस्कशन ऑफ सोसाइटी इन इट, देयर इज सर्टन सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री टू इट, सब मिला दो। करंट अफेयर कुछ याद आ गया, सब मिला दो। मान लो क्वेश्चन आ गया आपके पास इंटरनल सिक्योरिटी में से कि आप हमें ये बताओ कि ये जो डेवलपमेंट वाला पूरा फंडा है, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू एक्सट्रीमिज्म, राइट? अब आपको लग रहा है कि ये है तो इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन, तो लिखने लग जाते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, बाहर जाना ही नहीं है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं। यू विल स्टार्ट विद, लेट्स से आपको लग रहा है कि 9% देखो जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको डिस्प्लेस किया जाता है, यू हैव स्टार्टेड विद फैक्चुअल नॉलेज दैट somehow does not belong to internal security, right? ये पॉलिटी का मैटर है कि ठीक है, पर्टिकुलर रिपोर्ट में से आपने कोई फाइंडिंग निकाल के लिखी, फिर आप लिख रहे हो कि देखो इनको इकोनॉमिकल ये दिक्कत है, सोशल ये दिक्कत है, तो दिस इज़ हाउ डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू एक्सट्रीमिज्म। तो बेसिकली यू आर थिंकिंग ऐसा सारी जगह से, राइट? वील टॉक मोर अबाउट इट इन द नेक्स्ट सेक्शन, राइट? लेट्स मूव। व्हाट ऑल टू रिमेंबर, व्हाट्स अ ग्रेट आंसर। अब मैंने पहले भी आपसे बात करी थी कि एक होता है गुड आंसर, एक होता है ग्रेट आंसर। गुड आंसर इज समथिंग दैट यू कैन गिव विद फैक्चुअल नॉलेज। आपने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बिल्कुल ऐसे घोल के पी गए हो, इकोनॉमी घोल के पी गए हो, आपसे कुछ भी पूछो ऐसा फटफट जवाब दे रहे हो, बट अगर आपका जो माइंड है वो एनालिटिकली नहीं वर्क करता है तो यू कैन नॉट राइट अ ग्रेट आंसर। एनालिटिकली वर्क करने का मतलब क्या है? एक तो हो गया मैंने आपसे पूछा मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आप मुझे बताओ। आपने कहा एक काम करो, ये कर लो। अब ये जो आपने मेरे को सोल्यूशन दिया, इफ़ इट हैज़ जस्ट वन अप्रोच, राइट? आपने औरों को इस चीज़ में कंसिडरेशन में ही नहीं लिया, तो यहाँ पर दिस इज़ अ गुड आंसर, यू एक्चुअली गेव अ करेक्ट आंसर फैक्चुअली। बट व्हेन यू आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन मेरे आसपास के लोग भी, या फिर मेरे आसपास की सिचुएशंस भी, या फिर मेरे खुद के ऐसे इंटरनल डिसीजंस भी, दैट इज़ व्हाट मेक्स एन आंसर अ ग्रेट आंसर, राइट? जो हमने यहाँ पे बात करी कि आपने क्या किया, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा करंट अफेयर, थोड़ा सा पॉलिटी मिलाया, एंड दैट इज़ हाउ यू कम टू अ ग्रेट आंसर। So this is the difference between good answer and great answer, and we are not going to aim for good answer, we will be aiming for great answer. अब आगे आ जाते हैं कि तरीका क्या है। आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर रखा है, आपने बोला मैम ये मेरा मेंस का क्वेश्चन पेपर है, अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ से मैं कैसे शुरू करूँ। तो सबसे पहला स्टेप है, हमने क्या किया है, एक पेपर अपने सामने रखा, मैं उसको देख रही हूँ, उसके ऊपर ऐसे बढ़िया यूपीएससी लिखा है, उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, और आपको यहाँ क्वेश्चन दे दिया है, राइट? अब जब मैं उसे देख रही हूँ तो सबसे पहले आई रीड द क्वेश्चन, ऑलराइट? आई रीड द क्वेश्चन एंड आई ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। हाउ विल आई ब्रेक इट इनटू पार्ट्स? कि इसने इस क्वेश्चन में मुझसे पहले तो पूछा है कि व्हाट इज एक्सट्रीमिज्म, राइट? मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि व्हाट इज एक्सट्रीमिज्म एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी। तो दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का है कि इम्पैक्ट क्या करता है। मुझे ये समझना है कि आंसर मुझे दोनों का देना है, और ऑर्डर
तरीके में देना है, राइट? हमने पढ़ा ऊपर नोटिफिकेशन में, तो देयर हैज़ टू बी सर्टेन सॉर्ट ऑफ एन ऑर्डर दैट हैज़ टू बी फॉलोड, एंड एक्सप्रेशन मेरा बहुत क्लियर होना चाहिए। और मेरे पास ड्यू इकोनॉमी ऑफ वर्ड भी है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि भैया 150 वर्ड से ज़्यादा मत लिखो। देन व्हाट आई डू इज, मेरे को समझ आ गया, अच्छा एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन, सब समझ आ गया, आंसर मेरे दिमाग में है। तो पहले मैं सोच रही थी, अब मैं इसे स्ट्रक्चराइज करूँगी। अगर आप इसे स्ट्रक्चराइज अपने दिमाग में कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। कई लोगों के लिए स्टार्टिंग में व्हाट एक्सरसाइज यू कैन डू इज कि यू कैन स्टार्ट विद ऐसा एक फ्लो चार्ट अपने साइड में बना सकते हो रफ एरिया में, कि फर्स्ट आई विल राइट कि एक्सट्रीमिज्म क्या है, देन आई विल राइट इंडिया में इसकी फिगर क्या है, देन आई विल राइट कि क्यों हो रहा है, वाई, देन आई विल राइट कि इसका इम्पैक्ट क्या है, एंड देन फाइनली आई विल राइट कि कंक्लूजन क्या है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि इनिशियली जब आप प्रैक्टिस करनी शुरू कर रहे हो ना, तो आपके आंसर्स को एक स्ट्रक्चर मिलेगा। अभी आप अपने आंसर्स को टाइम बहुत ज़्यादा दे सकते हो, मेंस में नहीं दे पाओगे, और धीरे धीरे दिमाग में ही बनने लग जाएगा ये स्ट्रक्चर, राइट? देन यही था हमारा रफ चार्ट, राइट? तो ये भी हो गया। अब हम आते हैं अपने एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप पे, जो होगा फाइनल स्टेप, कि अब आपको इसे आउटलाइन में डाल देना है। ये आउटलाइन क्या है? जितने आंसर्स आप लिखते रहोगे, आप अपनी एक खुद की आउटलाइन तैयार करोगे कि मैम हमें ऐसे नहीं लिखना है, मैं तो फ्लो चार्ट बनाऊंगा, मैं तो माइंड मैप बनाऊंगा, मैं तो बुलेट्स में डालूंगा, या मैं तो बढ़िया ऐसे लाइन लाइन करके लिखूंगा। तो दिस इज गोइंग टू बी योर ओन आउटलाइन, राइट? आई विल प्रोवाइड यू विद अ सैम्पल हेयर, बट वॉट यू कैन डू इज आप अपने तरीके से इसको मोल्ड कर सकते हो। देन वी हैव पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये तो हमने बेसिक बात करी है कि मेरे सामने अभी क्वेश्चन पेपर आया था, रिमेंबर। अभी मैंने क्वेश्चन पेपर पढ़ा है, समझा है, क्वेश्चन समझ के मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को अपने दिमाग में रेडी कर लिया है, अब मुझे उसे मोल्ड में डालना है ना? जब मैंने उसे अपने दिमाग में रेडी किया है, तो एक 360 डिग्री अप्रोच मुझे फॉलो करनी चाहिए, जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, विच वी आर कॉलिंग मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यानी वी आर नॉट रीडिंग फॉर मेंस इकोनॉमिक्स, मेंस हिस्ट्री, जीएस ज्योग्राफी, वी आर रीडिंग एज अ होल फॉर जीएस, राइट? तो जब भी आपके पास अगर मेंस में इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन आ रहा है, तो बिल्कुल मत झिझको और पॉलिटी भी उसमें डाल दो। मान लो क्वेश्चन आ गया आप पे किसी भी तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी के लिए, राइट? अब मनी लॉन्ड्रिंग आपको लग रहा है अरे ये तो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, बट यू रिमेंबर दैट देयर वाज अ लॉ इन पॉलिटी दैट यू रेड। आप इस लॉ को यहाँ पर डालेंगे। यू ऑल्सो रेड के हाउ इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, आप इसको भी यहाँ पर डालेंगे। नाउ यू रेड के अच्छा सोसाइटी में भी ये दिक्कतें डालता है, ये भी लिखोगे। दिस मेक्स यू अ वेरी इन्फॉर्म्ड एस्पिरेंट, राइट? तो वेन एवर यू आर राइटिंग दिस, मैं सोचूंगी, अगर मैं चेक कर रही हूँ कि बाप रे ही नोज अ लॉट अबाउट हेयर एंड देयर, राइट? करंट अफेयर्स भी आपने डाल दिया कि देखो रिसेंटली यहाँ पे ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग वाला सिस्टम था, फिर हमने देखा ये हो गया। तो आपको आसपास की चीज़ों की सिर्फ समझ नहीं है, आपको उन्हें इंटरकनेक्ट करना भी आना चाहिए। तो दिस 360 डिग्री अप्रोच, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यानी इंटरकनेक्शन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स एंड बुलेट्स आर टोटली अप्रिशिएटेड। यू हैव टू मेक इट प्रेजेंटेबल। याद रखो कि पेपर तुम इसलिए नहीं लिख रहे हो कि तुम्हारा मन कर रहा है, या तुम बीए इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो या एमए इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो, नहीं। You are writing this paper because you have to get good marks. You have to show them that you know a lot. How do you do that? By bringing in different sort of समझाने के तरीके। आप ये सोच के चलो कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता है, द वे वी यूज टू डू इट, एंड यू स्टार्ट टेलिंग हिम एवरीथिंग फैक्चुअली, ऐसा सुपरफिशियली नहीं कि अपने दिमाग से बना के कुछ भी लिख दिया, राइट? तो दीज थिंग्स दे आर अप्रिशिएटेड। फैक्चुअल डेटा, रिपोर्ट्स, इंडेक्स, आर्टिकल्स व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी, इवेंट्स जो हुए हैं, एग्जाम्पल्स जो कि वैलिड हैं, ये सारी चीज़ें जब आप यूज़ करते हो, दिस इज़ व्हाट मेक्स योर आंसर फ्रॉम अ गुड टू अ ग्रेट आंसर, राइट? द वर्किंग नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। अगर आपके पास एनवायरनमेंट का कोई क्वेश्चन आया है, और मान लो आपसे मरकरी के बारे में कुछ पूछा हुआ है, सडनली यू आर लाइक अरे मरकरी COP16 में ये बात हुई थी, COP25 में आपको याद आ गया, राइट अबाउट इट, कि भैया COP16 में ये बात हुई थी। या आपको याद आ गया कि मरकरी कोल प्लांट से आ रहा है, या फिर यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, एकदम से उसे डाल दो। वट एवर यू कैन रिमेंबर फैक्चुअल डेटा, जस्ट पुट इट इन एन ऑर्डरली मैनर एंड यू वुड स्कोर रियली गुड इन मेंस। देन एवरी वर्ड काउंट्स, ये है हमारा इकोनॉमी ऑफ वर्ड वाला कॉन्सेप्ट। तो आपको याद रखना है, हर वर्ड अगर काउंट कर रहा है तो ये एक बर्डन भी हो सकता है कि भैया मेरे सिर्फ 100 वर्ड हुए हैं, अब मैं 150 तक कैसे पहुँचाऊँ। एक कंसाइज मैनर भी हो सकता है कि मेरे पास 150 वर्ड थे, मैंने अपना आंसर इस 150 वर्ड में लिख के ख़त्म कर दिया है। ये अब आप पे है कि आप इसे बर्डन बनाते हो या इसको कंसाइसली लिख के अच्छे मार्क्स लाते हो, राइट? कंसाइज का मतलब क्या है? टू द पॉइंट एकदम आंसर, कोई इधर उधर घूमना नहीं है,
किसी भी क्वेश्चन को लेके यू हैव टू राइट वट एवर यू नो अबाउट इट इन अ वेरी कंसाइज एंड वेरी कॉम्पैक्ट मैनर. अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है आपकी कीवर्ड्स की यूजेज, राइट. आपको पता है कि जब भी हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की. तो पोल्यूशन हेयर इज अ कीवर्ड, अंडरलाइन इट. whatever you feel like is important, the examiner should see it. examiner की नज़र कॉपी पे पढ़ते ही वहाँ जानी चाहिए. You should highlight it, please. Because whenever the examiner is going to see something that he has not seen in any other copy और आपने उसे highlight कर रखा है, that means he is going to take it into notice. Basically ये आपका reiterate करने का तरीका होता है कि देखो ये मैंने लिखा है, इसको पढ़ो. तो whatever you want to be read twice, you highlight it. This increases the presentation of the answer, thus getting you good marks. अब ये सारी बातें तो हमारी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हो गई हैं कि जब भी आप आंसर लिखने बैठ रहे हो तो ये आपको करना है. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, राइट, कि एग्जाम्पल कैसे यू कैन राइट एन आंसर एंड कैसे यू कैन यूज द वर्किंग नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू राइट एन आंसर इन द मेन्स. सो लेट्स कम टू अ सैम्पल आंसर. अब ये चीज़ समझना कि आई एम नो एक्सपर्ट इन दिस, राइट, क्योंकि a person can never be expert, they are always learning. So if you find कि नहीं मेरे को ये तरीका नहीं अच्छा लगा, there can be an alternative approach to it, please write it down in the comment section. I'll totally look over it and it will help me learn, right? तो सैम्पल आंसर के अंदर मैंने यहाँ पे 2019 का एक क्वेश्चन उठाया GS2 से. द अटर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिस्कस. अब आपने क्वेश्चन पेपर देखा, आपको ये समझ आ गया है अटर्नी जनरल की बात हो रही है, चीफ लीगल एडवाइज़र हैं और लॉयर हैं गवर्नमेंट के. इस चीज़ को डिस्कस करना है. अब आप ये देखिए कि ये बेसिकली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, राइट, एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन टर्म्स विद गवर्नमेंट. ये चीज़ मुझे क्वेश्चन को देख के समझ आ गई है. यू हैव टू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस. वाई? बिकॉज अगर एक बार में कुछ छूट गया होगा, दूसरी बार में वो चीज़ पकड़ में आएगी. जब तक दिमाग में ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कंप्लीट ना हो, लिखना शुरू मत करो. अब नीचे हम आ गए हैं, अब हम इसके आंसर को लिखेंगे. आपको जनरली बोला जाता है कि पहले इंट्रोडक्शन लिखो, इसके बाद बॉडी लिखो एंड फाइनली कंक्लूजन लिखो. बट ये इंट्रो बॉडी कंक्लूजन है क्या? तो इन्होंने हमें बोला है कि ऐसे टाइप फॉर्मेट में लिखना है. तो ऐसे टाइप फॉर्मेट फॉलोज दिस थिंग कि सबसे पहले आपका इंट्रो होगा, देन बॉडी एंड फाइनली योर कंक्लूजन. व्हाट डू यू हैव टू से इन द क्लोजिंग रिमार्क. ठीक है, ये क्वेश्चन पॉलिटी का है. तो पॉलिटी में हमने पहले भी इससे पढ़ा था कि क्या आपके फैक्चुअल डेटा क्या हो सकता है. आर्टिकल्स हो सकते हैं, जजमेंट्स हो सकती है, इसके बाद कोई रिपोर्ट हो सकती है, इसके बाद कोई कमेटी हो सकती है. ठीक है, यहाँ पर बात बिल्कुल ऐसा फैक्चुअल पूछा हुआ है आपसे, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये बता दो क्या है. शुरुआत करो एकदम फैक्चुअल डेटा से. आर्टिकल 76 सर प्रोवाइड्स विद दिस. आर्टिकल 76 में अटर्नी जनरल की बात की है आपने. सबसे पहले लिख दिया यू हैव क्रिएटेड द फर्स्ट इंप्रेशन दैट यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देन यू गो ऑन टू से अब टॉक अबाउट चीफ लीगल एडवाइजर. तो हाँ, ये की पोजीशन है लीगल सिस्टम में, ये एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को और ये रिप्रेजेंट भी करते हैं गवर्नमेंट को. सब लिखा. ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन. यू आर बेसिकली एक्सप्लेनिंग वट एवर इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द स्टेटमेंट दैट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. कैसे लिख रहे हैं आप? किसी फैक्चुअल डेटा से उसको रिलेट करके. यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट कर दिया. थोड़ा बहुत और लिखेंगे इसके बारे में, मैंने इसीलिए बीच में डॉट्स डाली हैं कि वट एवर यू फील इज इंपॉर्टेंट है, इट हैज़ टू बी रिलेटेड विद अटर्नी जनरल, उसके बाद चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट. अब इसके बाद आ जाते हैं अपने बॉडी पे. तो हमने सबसे पहली बात पढ़ी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल पूछ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ लिखना शुरू किया हमने कि चीफ लीगल एडवाइजर है. इसके बारे में सेमीकोलन डाल के आप आगे लिखेंगे कि चीफ लीगल एडवाइजर का मतलब क्या होता है. यहाँ पे ये तरीका देखिए. सबसे पहले मैंने एक हेडिंग क्रिएट करी है. हेडिंग क्रिएट करने के बाद मैंने एक सब हेडिंग क्रिएट करी है. जैसे ही आप इसको ऊपर से देखोगे ना, आपको समझ आ जाएगा ओके मैम इज गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, देन दिस, देन दिस एंड फाइनली दिस. ओके, आई अंडरस्टैंड. 4 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. ऐसे केस में द सेम शुड हैपन विद यू व्हेन यू आर राइटिंग फॉर द एग्जामिनर. यू शुड बी एबल टू लेट हिम सी कि आप क्या क्या बात करने वाले हो, राइट. देन यू हैव रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट. ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, क्या पोजीशन होल्ड करते हैं, सेमी कॉलन करके एक्सप्लेन कर दो, एक लाइन में, 2 लाइन में. लीगल एडवाइस देते हैं. अच्छा भैया क्यों देते हैं, मैंडेट क्या है, 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो. लीगल फंक्शन है इनका, क्या फंक्शन है, 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो. देन यू आर गोइंग टू कम टू अदर पावर्स जो इनको दी हुई हैं इस चीज़ को फॉलो अप करने के लिए. राइट ऑफ ऑडियंस कहाँ पे, लोकसभा राज्यसभा कहाँ पे. स्पीक्स इन द पार्लियामेंट. अच्छा, क्या बोलते हैं, कितना बोल सकते हैं, वोट कर सकते हैं.
प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, अच्छा एमपी की होती है, कितनी होती है, क्यों होती है, कैसी होती है, एक एक दो दो लाइन में 1 और 2 लाइन्स यू एक्सप्लेन इट है, राइट. एंड फाइनली यू टॉक अबाउट द लिमिटेशंस एंड प्रॉब्लम्स, कि जो भी इनके साथ है लिमिटेशंस इस केस में, अगर ये कोई इशू होता, अगर ये कोई एनवायरमेंटल इशू होता, इकोनॉमिकल इशू होता, अगर ये कोई सोसाइटी रिलेटेड इशू होता, हम यहाँ पर लिखते प्रॉब्लम्स या फिर चैलेंजेस. ठीक है, अभी यहाँ पे लिमिटेशंस क्या है इनकी, कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट एडवाइस नहीं कर सकते हैं, सेमी कॉलन डालो, लिखो क्यों नहीं कर सकते एक लाइन में. नो डिफेंस इन क्रिमिनल केस, अच्छा भैया क्रिमिनल केस में क्यों नहीं लिख सकते हैं, एक लाइन में लिखिए. नो कंपनी डायरेक्टर, किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं, इसको भी सेमी कॉलन डाल के एक लाइन में लिख दीजिए. ठीक है, नाउ द टाइम कम्स फॉर योर क्लोजिंग रिमार्क, कंक्लूजन, और इन द केस जहाँ पे इश्यूज हैं यू राइट इट वे फॉरवर्ड. ठीक है, इसके अंदर क्या लिखना है, नाउ यू हैव टू स्टार्ट विद समथिंग, कि हाँ यहाँ पर क्योंकि आपका क्वेश्चन ही फैक्चुअल है, तो यू आर गोइंग टू से इन दिस पर्टिकुलर मैनर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया advises the government and represents it to the best of his capacity. ठीक है, उसके बाद you are going to write कि वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, माई बैड, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एंड दैट इज वाई हिज पोजिशन इज सिक्योर्ड बाई दिस 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 एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेटर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. ये तो हो गई फैक्चुअल वाले की बात. जहाँ पर फैक्चुअल नहीं है, मान लो क्वेश्चन ही था एसडीजी पे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में, तो यू कुड हैव रिटन अभी तक देखो इतनों पे हमने काम कर लिया, इतनों पे हम काम कर सकते हैं, क्योंकि इतनी परसेंटेज इंडिया की अभी भी इस चीज़ से सफ़र कर रही है. ऑलरेडी पॉलिसीज इन प्लेस है, लेकिन दिस ऑल कैन बी डन, वे फॉरवर्ड में हमने डाल दिया. सो योर कंक्लूजन हैज़ टू बी समथिंग वेरी पॉजिटिव, कि यू आर नॉट गोइंग टू डिमीन द गवर्नमेंट, यू आर नॉट गोइंग टू से अरे भैया कुछ काम नहीं कर रही है गवर्नमेंट, ये कर दो वो कर दो. यू आर नॉट वर्किंग फॉर एन NGO है, राइट, यू आर गोइंग टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट. तो यू हैव टू टॉक about everything in a constructive manner, not in a criticizing manner, कि इतना criticize कर दिया है आपने गवर्नमेंट को as if you are not even a part of it. ये समझो कि ये responsibility आपकी भी है, and that is why you are giving constructive criticism, right? So this was about how you can write the answer for mains. आफ्टर दिस what we'll start doing is कि अभी तो मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया है कि हाउ टू राइट आंसर फॉर मीन्स. लेट्स ट्राई एंड मेक वीडियोज़ फॉर कि हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना होता है, पॉलिटी के लिए क्या करना होता है, या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के लिए क्या करना होता है, कौन से सोर्सेज आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एड कर सकते हैं. इफ़ यू वांट मी टू डू दैट, या फिर आपको चाहिए कि किसी और भी सब्जेक्ट पे यू वांट मी टू एक्सप्लेन ऑन इट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई एंड help you to the best of my capacity. Thank you guys. Have a nice day.